इतनी आसानी से वो मेरी मोहब्बत को भुला न पाएगी। मेरी मोहब्बत में गहराई बहुत थी। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। सामाजिक अध्ययन की जो हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चला रखी है, मैराथन टेस्ट सीरीज संख्या आज 20। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। शेयर इसलिए कर दें आप क्योंकि आपके कई साथी मित्र होंगे जो रीट की तैयारी करने वाले होंगे। ये श्रेष्ठ स्तर का संकलन है जो किया जा रहा है, तो हमारा ये प्रयास है उन तक भी ये मदद पहुँचे। पिछली सीरीज में हमने पूछा था सवाल, आखिरी सवाल था कि किस अभिलेख में कुमारगुप्त को परम भागवत कहा गया है। तो ब विकल्प सही होगा। गढ़वा अभिलेख में कुमारगुप्त को परम भागवत कहा गया है। आज की सीरीज में पहला सवाल है और क्रमबद्ध रूप से 391 है। पहला सवाल है कि गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं। गुप्त शासकों में श्रीगुप्त के, रामगुप्त के, कुमारगुप्त के या फिर समुद्रगुप्त के। सवाल का उत्तर आता हो किसी का भी तो ज़रूर कमेंट करें। उत्तर हो जाएगा स। गुप्त शासकों में सर्वाधिक जो अभिलेख मिलते हैं वो हमें कुमारगुप्त साहब के मिलते हैं। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना वो किसके समय हुई थी। रामगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त के समय। उत्तर हो जाएगा अपना कुमारगुप्त के समय हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। इत्मीनान से सुनिए, सारे सवाल यहीं याद हो जाएंगे और बेवजह फालतू में टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। जितना टाइम लगना चाहिए उतना ही समय लिया जा रहा है। और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध एवं जो पुस्तकालय उसको धर्म यज्ञ कहा जाता है। अगला सवाल है, किस शासक के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था। किस शासक के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था। मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद तुगलक, सभी। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना ब, बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया था। अगला सवाल है, जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को कहा गया है। मलेच्छ, कलेच्छ, परमेच्छु, इनमें से नहीं। सही उत्तर हो जाएगा अपना ए। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को कहा गया है मलेच्छ। अगला सवाल देखिए, गुप्त काल में चांदी के सिक्के जारी करने वाला अंतिम शासक था। कुमारगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो कौन सा शासक था वो गुप्त काल का जो चांदी के सिक्के जारी करने वाला अंतिम शासक था। उत्तर हो जाएगा अपना स्कंदगुप्त। अगला देखिए, गुप्त वंश में बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला प्रथम सम्राट था। प्रथम सम्राट की बात करें जो बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला था। पुरगुप्त, बुद्धगुप्त, श्रीगुप्त या फिर रामगुप्त। क्या उत्तर हो जाएगा ए। पुरुगुप्त वो शासक था गुप्त वंश का जो प्रथम सम्राट था बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला। अगला देखिए, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। प्रथम अभिलेखीय प्रमाण सती प्रथा का एरण अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख, भाब्रू अभिलेख या कोई नहीं। उत्तर होगा ए, एरण अभिलेख। अगला देखिए सवाल, मौर्य काल में प्रांतों को कहा जाता था। देश, अवंती, भुक्ति, सभी। उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर द। मौर्य काल में जो प्रांत होते थे उनको देश भी, अवंती भी, भुक्ति भी, ये सभी कहा जाता था। इन नामों से पुकारा जाता था। और जो प्रांतीय प्रशासक होता था उसको उपरीक,
राजस्थानीय, भोक्ता, प्रांतपति, गोप्ता इन नामों से पुकारा जाता था। अगला देखिए, भारत में प्रदा प्रथा का उल्लेख मिलता है। भारत में प्रदा प्रथा का उल्लेख मिलता है शुंग वंश में, गुप्त काल में, सातवाहन काल में या फिर मौर्य काल में। उत्तर होगा ब। प्रदा प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? गुप्त काल में मिलता है हमें। अगला सवाल देखिए, गुप्त काल में वेश्याओं को कहा जाता था गणिकाएं, कुटनी, दोनों, कोई नहीं। व्याख्या आपने देख ली है तो सही उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर स, दोनों, ए व ब दोनों। वेश्याओं क्या कहा जाता? गणिकाएं भी कहा जाता था और कुटुनी भी। गणिकाएं कौन थी? जो नई उम्र की वेश्याएं थी वो गणिकाएं कहलाती थी, जो कुटनी थी वो वृद्ध वेश्याएं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गुप्त काल में प्रयुक्त शब्द बलि का अर्थ था स्वैच्छिक कर, चुंगी कर, हरिला कर, विष्टि। उत्तर हो जाएगा, गुप्त काल में जो प्रयुक्त शब्द था बलि, इसका जो अर्थ है वो है स्वैच्छिक कर, स्वैच्छिक कर। वहीं जो हरिला कर है ये हलों पर लगने वाला कर था हरिला कर। विष्टि जो था बेगार होती थी एक प्रकार से। ठीक है, ये नीचे जो व्याख्या के रूप में आपको बताया जा रहा है ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल बन सकते। पूरा समग्र रूप से आपको देने का प्रयास है हमारा, तो आप भी सहयोग करें, पूरा समर्पित होकर 2-4 मिनट निकालें और जब भी वीडियो देखें शेयर किया करें सभी मित्रों को। अगला सवाल है, गुप्त काल में वह भूमि जिसको नहीं जोता जाता था कहलाती थी गोचर, वास्तु, सिल या अपृहत। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना सिल। सिल वो भूमि होती थी जिसको जोता नहीं जाता था। अब देख लीजिए कुछ भूमियों के प्रकार हैं, अगर यहाँ से सवाल है तो आसान है। गोचर यानी चारागाह भूमि, वास्तु यानी आवास की भूमि, वास्तु यानी आवास की भूमि याद रखिएगा, अपृहत यानी जंगली भूमि और अप्रदा यानी विवादास्पद भूमि। अगला सवाल देखिए, गुप्त काल में प्रयुक्त साधन अर्घट या रहट संबंधित था सिंचाई से, विनिर्माण से, सेना से या पढ़ाई से। इससे तो आप अवगत होंगे, गांव के जितने भी साथी मित्र हैं वो रहट के बारे में जानते होंगे। उत्तर हो जाएगा सिंचाई से रिलेट रखता था। और इसे बाण भट्ट ने क्या कहा? तुला यंत्र कहा। बाण भट्ट ने तुला यंत्र कहा और ह्वेन सांग ने इसे घंटे यंत्र भी कहा है। तो किसने क्या कहा है इस विषय में, इसके बारे में वो भी आप चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, गुप्त काल के व्यापारियों को कहा जाता था सिल, श्रेष्ठी, पण, संबंधी। बताइए गुप्त काल के व्यापारियों क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा ब, श्रेष्ठी कहा जाता था। अगला सवाल देखिए, गुप्त काल का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र पैठण स्थित था। गुप्त काल के अंदर प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था कौन सा? पैठण। ये कहाँ स्थित था? बरेली में, मथुरा, कौशाम्बी या फिर औरंगाबाद। उत्तर हो जाएगा द, कहाँ स्थित था? औरंगाबाद। अगला है, मंदिर निर्माण कला का जन्मदाता माना जाता है। मंदिर निर्माण कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? किस वंश को? मौर्य वंश के समय हुआ था, शुंग वंश के समय, गुप्त काल के समय या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर स, गुप्त काल के समय। अगला देखिए, नागर शैली और द्रविड़ शैली की मिश्रण शैली कहलाती है। इन दोनों को मिलाने पर जो कंबाइंड शैली बनती है वो कौन सी कहलाती है? बेसर शैली, गांधार शैली, हाड़ौती शैली या कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा बेसर शैली। नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण क्या कहलाता है? बेसर शैली।
अगला देखिए, निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर है, निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर है। तो मैं बता देता हूँ उत्तर आपका, इसको सीधा ही द। ये सभी मंदिर है जो गुप्तकालीन है। अब इन मंदिरों के नाम याद जरूर रख लीजिए आप। दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में, दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर यूपी में, और भीतरगांव का मंदिर कानपुर यूपी में। यह गुप्तकालीन मंदिर है। साथ ही साथ जो बाड़ोली का शिव मंदिर है चित्तौड़ राजस्थान में है, ये भी एक गुप्तकालीन मंदिर है। बाड़ोली का शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जो ये भी क्या है, गुप्तकालीन मंदिर है, याद रखिएगा। ऐसे भी आ सकता है निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर नहीं है, 3 गुप्तकाल के दे दे और एक दूसरा दे दे, तो इन मंदिरों के नाम है जो आपको याद रखना जरूरी है। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रथम मंदिर जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया है, शिखर का प्रयोग किया गया है। भूमरा का शिव मंदिर, दशावतार शिव मंदिर, तिगवा विष्णु मंदिर या बाड़ोली का मंदिर। तो कहाँ मिलता है शिखर का प्रयोग? उत्तर हो जाएगा ब, दशावतार का शिव मंदिर। ये प्रथम मंदिर है जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ हम देख लें आगे, तो जो भीतरगांव का मंदिर है केवल ईंटों से बना हुआ है। भीतरगांव का मंदिर केवल ईंटों से बना हुआ है। बाकी जो गुप्तकालीन मंदिर है वो ईंट व पत्थर दोनों से बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा संकलन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको किस प्रकार का लग रहा है। गुप्त काल की वह चित्रकारी जो लोक कला से प्रेरित थी। गुप्त काल की वो चित्रकारी का नाम बताइए जो लोक कला से प्रेरित थी। बाघ गुफा चित्रकारी, अजंता गुफा चित्रकारी, दोनों या दोनों ही नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर हो जाएगा ए, बाघ गुफा चित्रकारी जो लोक कला से प्रेरित थी, और अजंता गुफा की चित्रकारी धार्मिक स्वरूप में थी। ठीक है, अजंता की धार्मिक स्वरूप में, और बाघ गुफा वाली जो है वो लोक कला से प्रेरित थी। अगला सवाल देखिए, अजंता की कितनी गुफाओं से वर्तमान में भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं? अजंता की कितनी गुफाओं से वर्तमान भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं? 6, 7, 8, 9। उत्तर हो जाएगा 7 गुफाओं से भित्ति चित्र मिलते हैं। और वो 7 गुफाएं कौन कौन सी है? 1 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 16, 17 और 19। इन गुफाओं से ही भित्ति चित्र प्राप्त है जो होते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19। अगला सवाल देखिए, अजंता गुफाओं की खोज की थी। अजंता की जो गुफाएं इनकी खोज किसने की थी? जेम्स अलेक्जेंडर ने, सर विलियम्स ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, या कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए, जेम्स अलेक्जेंडर ने खोज की थी अजंता की गुफाओं की। और इन गुफाओं की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1819 के अंदर की गई थी जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा, याद रखिएगा। अगला सवाल, अजंता की कौन सी गुफा संख्या याद रखिएगा, अजंता की कौन सी गुफा संख्या वाकाटक काल की मानी जाती है? उस गुफा संख्या का नाम बताना है, संख्या बतानी है। गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 4, ए व ब दोनों। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर द, ए व ब दोनों, यानी कि गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 ये दोनों वाकाटक काल की मानी जाती है। अजंता की गुफाएं ये वाकाटक काल की। और जो गुफा संख्या, नीचे व्याख्या में देखिए, गुफा संख्या 1 व जो 2 है वो पुलकेशिन द्वितीय के समय की मानी जाती है। 1 और 2 पुलकेशिन द्वितीय के समय की, और 9 और 10 है जो वाकाटक काल की मानी जाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, अजंता की कौन सी गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है? वो कौन सी गुफा अजंता की जहाँ पर मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है हमें? 16वीं, 17वीं, 11वीं या फिर 12वीं? क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना? उत्तर हो जाएगा ए, 16वीं गुफा में हमें मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है। और वहीं 17वीं गुफा के अंदर
इसे चित्रशाला कहते हैं। 17वीं गुफा को क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है। और यह महात्मा बुद्ध के जन्म जीवन से संबंधित है, रिलेटेड है। अगला सवाल, बाघ गुफाओं की कुल संख्या है? 6, 7, 9, 8। उत्तर हो जाएगा बाघ गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है। और इनकी जो खोज है वो 1818 ईस्वी में सर डेंजरफील्ड ने की थी। बाघ गुफाओं की खोज, कुल संख्या तो 9 है, और बाघ गुफाओं की खोज जो है डेंजरफील्ड ने की थी माफ़ कीजिएगा 1818 ईस्वी में। अगला सवाल, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है? संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है गुप्त काल, मौर्य काल, वैदिक काल या फिर सातवाहन काल? बताइए। उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर संस्कृत साहित्य का जो स्वर्ण युग कहलाता है वो कहलाता है गुप्त काल। उत्तर यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल देखिए, गुप्त काल की तुलना अन्य किस युग से की गई है? अन्य किस युग से गुप्त काल की तुलना की गई है? पेराक्लीज युग से, एलिजाबेथ युग से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा क्या? दोनों से। पेराक्लीज युग से भी और एलिजाबेथ युग से, इन दोनों से गुप्त काल की तुलना है, जो कंपैरिजन है जो किया गया है। अगला सवाल देखिए, गुप्तकालीन रचनाएं हैं, गुप्तकालीन रचनाएं हैं, बताइए। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये जो सभी है ये गुप्तकालीन रचनाएं ही है। मृच्छकटिकम अलग से भी पूछा जा सकता है, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखित है। ठीक है। और अभिकारधम कोश ये वसुबंधु द्वारा रचित है। न्यास जो है जितेंद्र बुद्धि द्वारा रचित है सभी। ठीक है। ये सारी की सारी है जो गुप्तकालीन रचनाएं हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, वराह मिहिर से संबंधित रचनाएं हैं। वराह मिहिर से संबंधित पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, लघु जातक। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सभी है ये, पंच सिद्धांतिका भी, वृहत संहिता भी और लघु जातक किसकी है? वराह मिहिर की। एक इंडिविजुअल रचना भी देकर है जो पूछा जा सकता है रचनाकार का नाम, तो यहाँ पर सभी रचनाएं हमने समाहित कर दी है। अगला सवाल, कन्हेरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? कन्हेरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई मौर्य वंशों द्वारा, मौर्य वंश द्वारा, राष्ट्रकूट वंश द्वारा, चोल वंश द्वारा या फिर कुषाण वंश द्वारा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ब, राष्ट्रकूट वंश द्वारा। अगला सवाल देखिए, अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं? वाग्भट, वराह मिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त? उत्तर हो जाएगा अ, वाग्भट जो है वो है अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ के रचनाकार। अगला सवाल देख लीजिए आप, भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है? योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन या फिर सांख्य दर्शन? तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। द विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और देख लीजिए जो योग दर्शन है वो पतंजलि द्वारा रचित है। रचनाकारों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। योग दर्शन है जो, इत्मीनान से सुनिए, योग दर्शन जो है वो पतंजलि द्वारा रचित है। सांख्य जो दर्शन है वो कपिल मुनि द्वारा है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम द्वारा, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद द्वारा। ठीक है। वीडियो को पॉज करके और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं दोबारा भी। अगला सवाल देखिए, अगला है, उत्तर मीमांसा किसके द्वारा लिखित है? उत्तर मीमांसा किसके द्वारा लिखित है? महर्षि गौतम के द्वारा, पतंजलि के द्वारा, कणाद के द्वारा या फिर बादरायण के द्वारा?
इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके बताना। नहीं आता हो तो किताब में ढूंढ कर बताना, फिर भी नहीं आता है तो अगली सीरीज में मैं आपको बता दूंगा। तो उत्तर मीमांसा किसके द्वारा लिखित है वो आप बताना। नीचे व्याख्या में दिया हुआ पूर्व मीमांसा जेमिनी द्वारा रचित है, ये बता देते हैं। उत्तर मीमांसा का उत्तर आप ढूंढ कर बताना। कल की सीरीज में गुप्तोत्तर काल के सवालों की शुरुआत करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर ज़रूर करना। आपको सभी मित्रों को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।